वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फिर आए दिन कानून साजी हो रही है जिससे रियासत के दो अहम सतून मद्दे मुकाबल नजर आ रहे हैं। पंजाब इलेक्शन से लेकर इलेक्शन एक्ट 2023 तक तमाम ऐसे फैसले हैं जो कि अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई में इजाफा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इलेक्शन एक्ट 2023 से मियां नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन के सर पर लटकती नाअहली की ताहयात नाअहली की तलवार ख़त्म होती जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चंद माह के फैसलों को अगर सामने रखा जाए तो सवाल उठता है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की सियासत में वापसी के कितने इम्कानात मौजूद हैं। साथ ही साथ वाज़ेह रहे कि मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक अहम फैसला जो है उसकी तवक्को है। इस फैसले के बाद क्या आने वाले दिनों में हम पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान पहले से मौजूद जो तनाव है इसमें इजाफा देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। मतीउल्लाह जान साहब हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब हमें जो है लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मती साहब, आज नेशनल असेंबली से भी जो है वो 62(1)(f) वाला जो ये एक राह जो हमवार करने का जिसको कहा जा रहा है, मियां नवाज शरीफ की सियासत में वापसी और जहांगीर खान तरीन की सियासत में अमली सियासत में वापसी, वो बिल जो है वो सेल हो गया फ्रॉम द नेशनल असेंबली एज वेल। सेनेट से तो पहले ही जो है वो हो चुका है। लेकिन अब आप क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या दोनों की वापसी मुमकिन है या अभी सुप्रीम कोर्ट खड़ी है इस दरमियान? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, उसके बाद पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो उस कानून की या आइन की उस शिक की मज़ीद तशरीह के लिए कानून साजी करे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तशरीह कर रखी है। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि 62(1)(f) और कोर्ट डिक्लेरेशन से मुराद ताहयात नाअहली, लाइफ टाइम का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको लाइफ टाइम करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आइन की शिक नहीं बन जाता, उसकी हैसियत एक कानून के बराबर होती है, और अगर पार्लियामेंट कोई नया कानून पास करती है तो वो उस कानून के ज़रिए आइन की किसी भी शिक की तशरीह कर सकती है। तो ये जो कानून पास हुआ है ये बिल्कुल पार्लियामेंट का ये अख्तियार था ये करना, और मेरे ख्याल में इस कानून के पास करने की इसलिए भी ज़रूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में अकामा वाले केस में नवाज शरीफ को हतमी तौर पे ताहयात नाअहल कर चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी के अपने उस फैसले के बाद दोबारा नज़रसानी नहीं कर सकती थी। तो अकामा वाले मामले में ताहयात नाअहली में सुप्रीम कोर्ट दोबारा तब्दीली नहीं कर सकती थी। तो उसका एक ये भी एक रास्ता है और दुरुस्त रास्ता निकाला गया कि पार्लियामेंट इस आइनी शिक की तशरीह कर दे। ठीक है। जहाँ तक दूसरी नाअहली का ताल्लुक है, जो कि एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ और लंदन में जायदादों के हवाले से केसों में जो नवाज शरीफ की नाअहली हुई हैं, उसको वो अभी हाई कोर्ट के मरहले पे, अपील के मरहले पे है। नवाज शरीफ वापस आएंगे, वो अपील दायर करेंगे, उन अपीलों का फ़ैसला होगा, और अपीलों का फ़ैसला वैसे तो हो चुका है क्योंकि मरीम नवाज़ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के 2 जजों ने ये करार दे दिया है कि जब नवाज शरीफ का ही लंदन की जायदादों से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं हुआ तो मरीम नवाज़ को कैसे नाअहल किया गया, और इसी बुनियाद पे मरीम नवाज़ की नाअहली भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म की, और नैब ने उस नाअहली के ख़त्म होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील भी दायर नहीं की। तो लगता ये है कि ये एक रस्मी कार्रवाई होगी। अकामा वाले मामले में पार्लियामेंट ने जो नया कानून लाया है उससे उनकी ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई, और जहाँ तक ये लंदन में जायदादों के केस का हवाला है तो नवाज शरीफ का वापस आना और अदालत में पेश होना, उनकी अपीलें सुनी जाना, ये एक रस्मी कार्रवाई होगी, और उसके बाद उनकी इन केसों में भी नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है, ओपन फील्ड भी होनी चाहिए। और सियासी एतबार से अगर देखा जाए कि अगर इमरान खान वैसे ही वो अब लग नहीं रहा कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो अगर नवाज शरीफ भी बाहर रहते हैं इलेक्शन के इस मैदान से, फिर इलेक्शन में वोट कौन डालने आएगा, किसको वोट डाले जाएंगे, कौन से वो सियासी हरीफ हैं जिनके लिए लोग बाहर निकलेंगे। तो इलेक्शन की मैं समझता हूँ जो थोड़ी बहुत साख अगर कोई हुई तो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ की वापसी पे होगी और उनके इलेक्शन लड़ने से होगी, वरना फिर इलेक्शन कराएं या ना कराएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये माजी करीब में भी 2 इस तरह के अटैम्प्ट्स जो हैं वो किए गए जिससे ये जो ताहयात नाअहली है इसको ओवरटर्न किया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट स्टूड इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
अब ये जो आ रहा है और जिस तरह के कुछ फैसले कि कुछ देर से आ रहे हैं, आगे जाके मिलिट्री कोर्ट्स पर भी बात करेंगे, जिस किस्म के फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और एक मखसूस बेंच की तरफ से आ रहे हैं, ये 62(1)(f क्या आपको लगता है कि इस पर कोई रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ सकता है, या यू थिंक इस वक्त रास्ता जो है वो क्लियर है नवाज शरीफ का और जहांगीर खान तरीन का अमली सियासत में वापसी के लिए, अब रास्ता क्लियर है? देखें, जिस मखसूस बेंच की आपने बात की है वो फैसल वाडा वाले केस में खुद ही ये करार दे चुका है कि ताहयात नाअहली एक जालिमाना फैसला है। तो इसलिए अब ताहयात नाअहली पर तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही यू टर्न ले चुका है, तो अब वो इस कानून को कैसे स्ट्राइक डाउन करेंगे? उनका तो अपना यही व्यू है जो अब पार्लियामेंट का व्यू है। इस कानून जो अब बना है ये सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के ऐन मुताबिक है, और अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक पेज पर है नाअहली के हवाले से। मैं समझता हूँ फैसल वाडा वाले केस के फैसले के बाद कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम 1 टर्म 5 साल होनी चाहिए, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ताज़ा फैसला दिया है वो उसको गटर में फेंक देंगे और फिर से ताहयात नाअहली नवाज शरीफ के लिए खड़ी कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि फैसल वाडा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली के जो असूल तय किए 62(1)(f के, ताज़ा कानून साजी उन असूलों के मुताबिक की गई है। आप ये कहें कि उमर अता बंदियाल साहब ने जो नई तशरीह निकाली थी 62(1)(f की, ये कानून साजी उसके मुताबिक की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू बदल लिया। उनका पहला व्यू कुछ और था, दूसरा व्यू कुछ और है, उनके व्यू में इबाहम आ गया, तो कानून साजी की जरूरत तो पड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले एक दूसरे से मुतसादम हो जाएं। एक फैसले में वो ताहयात नाअहली कह रहे हैं 62(1)(f में, और एक फैसले में वो कह रहे हैं कि 1 टर्म के लिए होनी चाहिए, तो उसके बाद तो पार्लियामेंट को इस इबाहम को ख़त्म करना ही था। मैं नहीं समझता कि ये को नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के तनाजुर में देखा जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 मुतसादम फैसलों के तनाजुर में देखना चाहिए कि 2-3 सालों में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यकसर अपना व्यू बदल लिया आइन के ऊपर, जिस पर बार बार उस दिन उमर अता बंदियाल साहब ने कहा भी कि आइन की बार बार तशरीह से, कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। जब एक ही कानून और आइन की एक ही शिक की मुख्तलिफ तशरीहात सुप्रीम कोर्ट से सामने आएंगी कि आपने पहले कोई तशरीह की है क्योंकि उस बंदे को आप लाइफ टाइम चाहते थे, फिर आपने किसी और के लिए कोई और तशरीह की है, तो फिर सवाल ये उठेगा कि एक ही बेंच, एक ही सुप्रीम कोर्ट 2 मुख्तलिफ फैसले कैसे दे दिए। तो इसलिए ये जो कानून साजी है ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना मुमकिन नहीं होगा। मती साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा वाले केस में फैसला दिया था वो 62(1)(f के तनाजुर में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि फैसल वाडा के मामले में 63(1)(c) अप्लाई होता है, इसलिए वो इलेक्शन दोबारा लड़ सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया था जुरिस्डिक्शन के मामले पे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन से, ये डिफरेंट है, तो 62(1)(f) उस पर अप्लाई नहीं करता। नहीं पर इलेक्शन नहीं, एक मिनट, मतीउल्लाह साहब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 62(1)(f) में ही नाअहल किया था। जी इलेक्शन उन्होंने कहा कि 62(1)(f) का इतलाक नहीं होता, उन्होंने ये नहीं कहा कि ताहयात नाअहली नहीं होती, नहीं उन्होंने कहा था इतलाक नहीं होता उस फैसल वाडा नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में क्या कहा? उन्होंने कहा कि फैसल वाडा पे 62(1)(f) लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 62(1)(f) का इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) की तशरीह नहीं की उस केस में। अच्छा, मैं जरा अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, और आप ये और नहीं, एक मिनट, नवाज शरीफ ने अकामा शो नहीं किया तो 62(1)(f) लगेगा, उसने अपनी शहरियत छुपाई तो उस पर 62(1)(f) नहीं लगेगा। भाई ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जाहिर बात है हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जजमेंट थी क्या। तो फिर मेरा मतलब अगर कोई चीज छुपाने पर 62(1)(f) है तो फिर फैसल वाडा पे भी 62(1)(f) लगना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप किसी लीगल एक्सपर्ट को भी ले लीजिए ताकि ये भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए, अगर किसी लीगल एक्सपर्ट को ले लीजिए
तो वो भी हम उस पर कर लेते हैं। इन द मीनवाइल आई विल गो टू अतर काज़वी साहब। अतर काज़वी साहब, इस जो ये 60-1F वाला ये जो तब्दीली है, इसमें जो आइन में तब्दीली की जा रही है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक है या टू पीपल स्पेसिफिक इस वक्त जो है वो नज़र आती है। आप किस तरह इसको देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी कानून के बनाने से या किसी कानूनी फैसले से किसी की सियासत ना खत्म हो सकती है, ना ही आप किसी की सियासत जिंदा कर सकते हैं। और मेरा ये कंसिस्टेंट मौक़िफ़ है कि तायात जो नाअहली है ये मुनासिब नहीं है। आपने अगर कोई भी क्राइम किया, उसकी एक मुद्दत होती है, वो आप अपना डेट पे करते हैं सोसाइटी की तरफ, और उसके बाद सोसाइटी आपको दोबारा कबूल करती है एज अपने सिटीजन के तौर पे। तो ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स को आप मुल्की सियासत से तायात नाइल कर दें। दूसरी जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे, वो मती साहब ने क्लियर कर दी, वो 63(1)(c) के तहत था, और वो 62F की जो वो बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले को देख के कानून साजी की है पार्लियामेंट ने, नहीं। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि देखें, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले ने एक तरह से आइन की तशरीह की थी। अब जब आपने आइन की तशरीह कर दी कि आइन की मंशा ये है, तो अब जो पार्लियामेंट है, क्या वो सिंपल मेजॉरिटी से एक नया कानून ला सकती है, या फिर अगर आइन की तशरीह हो गई है तो उसकी तरमीम करनी पड़ेगी? ये एक लीगल पॉइंट है, इस पे मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स, नहीं जी ये बिल्कुल आप आम एक जो सादा कानून लाएंगे और उससे आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये आरा पाई जाती है, नहीं जी इसके ऊपर आपको बाकायदा एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये मामला दोबारा अदालत में जा सकता है। और जो मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे कि मखसूस बेंच, देखिए मखसूस बेंच वाला बयानिया तो बहुत पीछे रह गया। जिस दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, उसमें तो अतहर मिनुल्लाह साहब भी बैठे हुए थे। क्या वो मखसूस बेंच है? अब जो लार्जर बेंच बना हुआ है, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि उसका फैसला भी नहीं मानेंगे जो अदालतों के हवाले से है, क्या ये मखसूस बेंच है? मुल्क की जो 5 हाई कोर्ट्स फैसले दे चुकी हैं, क्या वो सारे मखसूस बेंच है जिनके बाद वो पूछते हैं कि जी जमानत तो हम दे देंगे पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे? तो बात मखसूस बेंच से बहुत आगे निकल गई है। जहां तक ये ताल्लुक है कि 2 शख्सियात के लिए ये कानून साजी की गई है, देखें वो तो सामने नजर आ रहा है कि 2 शख्सियात के लिए की गई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर मियां साहब नाअहल भी हो तो पाकिस्तान की सियासत में उनका मेजर किरदार है। वो वोट पुलर हैं। नून लीग का अगर कोई वोट बैंक है तो वो नवाज शरीफ साहब का। अगर वो उनको अहल आप नहीं भी करते तो फिर भी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जहां तक तरीन साहब का ताल्लुक है, उनकी एक लिमिटेड सी है, वो ये है कि ये नाइली उनकी खत्म होगी तो हो सकता है कि कहीं पे वो एडजस्ट हो जाएं, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि वो आएंगे और अवाम उनके पीछे चल पड़ेगी। वो उस तरह उनका वोट बैंक नहीं, तो जहाज तो उनका इस्तेमाल होता रहा ना, अवाम बेशक ना उनके पीछे चले, जहाज जैसे बाजी में इस्तेमाल होता रहा वैसे अभी भी इस्तेमाल हो सकता है, और नजर भी आ रहा है उसी तरफ चीजें जा रही। क्यों मती साहब? जी पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की तशरीह की है आइन की, वो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और उसकी हैसियत आइन की तरमीम वाली नहीं है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं ना कि जजमेंट मेड लॉ, कि जो अदालतों की सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले होते हैं उनकी हैसियत, जैसे मैंने पहले कहा, वो पार्लियामेंट के कानून के बराबर होती है। अगर पार्लियामेंट जो कि आइन बनाती है, अगर उस आइन की किसी शिक की तशरीह के लिए कोई कानून पास करती है तो वो असल तशरीह होती है, जो कि कानून में जिसकी वजाहत की जाती है आइन के किसी शिक की ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दे दिया जाए कि वो आइन की तरमीम करना शुरू हो जाए और आइन के मतलब निकालना शुरू हो जाए, फिर तो पार्लियामेंट को दोबारा आईनी तरमीम भी नहीं कर सकती। फिर तो ये होगा, फिर तो अदालत कहेगी कि जनाब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है, और वो कर भी रही है बहुत से मामलात में। तो मेरे ख्याल में हमें इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट कानून पास करती है वो आइन के मुताबिक तशरीह होती है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देख सकती है कि क्या ये आइन के मुताबिक है या नहीं। अब ताहयात नाअहली का लफ्ज़, लाइफ टाइम बैन का लफ्ज़ जो है आइन में कहीं नहीं था। इसी तरह अब जो ये इसी कानून के अंदर तरमीम की गई है जिसमें इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया गया है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का, आइन के जो अल्फाज हैं वो ये कहते हैं जब सूबाई असम्बली उसको तहलील हो जाती है, मतलब कि वज़ीर आला के मशवरे के बाद, और गवर्नर अगर दस्तखत नहीं भी करता तो फिर अगर गवर्नर उसको दस्तखत नहीं करता तो फिर सदर इलेक्शन की तारीख देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आइन में ये नहीं लिखा है सच।
अब अगर पार्लियामेंट ने उसकी वजाहत कर दी है कि ये तारीख का देना का अख्तियार जो है इलेक्शन कमीशन को होगा, जो कि आइन में वजाहत नहीं थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई अख्तियार नहीं है कि इस कानून को जो है वो गैर आइनी करार दे दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने का हल्फ उठाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उन्होंने इस चीज़ पे हल्फ नहीं उठाया कि जो हम फैसले करेंगे हम अपने फ़ैसलों के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्फ उठाया आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने का है, और इसीलिए अब आर्मी एक्ट का ये जो मामला भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई नहीं कह रहा कि इस आर्मी एक्ट को मुअत्तल कर दिया जाए या इसकी शिक को जो है उस पर अमल दरामद रोक दिया जाए। वो इसलिए नहीं कहा जा रहे कि कानून को मुअत्तल करना इतना आसान नहीं है, और अगर कुछ जजों ने ये किया भी है अपने मनपसंद बेंचों की वजह से। और ये मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अतर साहब कह रहे थे कि ना मर्जी के बेंच और मनपसंद बेंच, इशू ये नहीं है। इशू ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बेंचों की तश्कील दी जा रही है वो आइन के मुताबिक नहीं है। आइन के अंदर 184(3) सो मोटो अख्तियारात के तहत बेंच बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस का लफ्ज़ नहीं है 184(3) में, सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है। और इसी वजह से ये कहना कि वो बेंच मनपसंद बन रहे हैं, वो यकीनी तौर पे एक बड़ा जेन्युइन इशू है जिसको सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जस्टिस काजी फाइसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतम अल्लाह, उन्होंने अपने फैसलों में ये कहा है कि जो है ये बेंच की तश्कील का अख्तियार और 184(3) के तहत सू मोटो लेने का अख्तियार जो है इसको आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार है, किसी चीफ जस्टिस का नहीं है। तो ये एक जेन्युइन इशू है। इसमें ये कह देना कि वो मनपसंद बेंच, ये इशू बेंच मनपसंद बेंच का नहीं है, ये इशू बेंच की तश्कील के आइनी अख्तियार का है। अतर साहब, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो मैं मती साहब की तरफ, मैं मुज़म्मिल साहब की तरफ जाती हूँ। जी नहीं, मैंने वही अर्ज की कि इसमें दो आ रहा है, जिस तरह मती साहब ने फरमाया। बिल्कुल, कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि जनाब इसे सादा आप कानून से तब्दीली कर सकते हैं, और कुछ जो आईनी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब अगेन इसका फैसला अब मैं और मती साहब या मुजम्मिल भाई तो यहाँ पे बैठ के नहीं करेंगे। अब अगर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहीं पे इसकी जो है पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। हो सकता है कोई लेके भी ना जाए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको वैसे जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त तो पाकिस्तान का हर मामला ही जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। आपको कौन सा मामला सियासत के अंदर रहता हुआ नजर आ रहा है? इस वक्त जो पार्लियामेंट की अपनी हैसियत है, क्या वो पार्लियामेंट हम इस तरह कह रहे हैं कि जैसे ये अवाम की 2/3 अक्सरियत वाली पार्लियामेंट, आधी तो पार्लियामेंट खाली पड़ी हुई है, और उसमें जो पार्लियामेंट का अपना किरदार है वो आपके सामने के चेयरमैन सेनेट की बारात वहां से पास हो रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस के जनाब वो ऐसे कानून बन रहे हैं जिनसे जाती, चाहे वो नैब के कानून हो चाहे ये वाला कानून हो, लगता है इस तरह के जाती जो शख्सियात हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी हो रही है। तो जब ऐसी कानून साजी हो तो फिर उस पार्लियामेंट के ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लोगों का हक है, लोग वोट दे के भेजते हैं लोगों को पार्लियामेंट। वैसे जाती तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले दे सकती है, लेकिन ज़ाती तौर पे उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट कानून नहीं पास कर सकती। ये बड़ी अजीब मंतक है भाई। चले इससे आगे चलती हूँ, मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, अब जब से ये सारी कानून साजी का मामला, उसके बाद बाकी चीज़ें जो चल रही हैं, उसके बाद अगेन रूमर मिल्स अराइव, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की 2.5 घंटे की लंदन में, उस पर भी बातें हो रही हैं। और उसके बाद फिर उनका विजिट दुबई एंड देन सऊदी अरेबिया, और सारा जो है वो ये कहा जा रहा है कि अमली सियासत में वापसी के लिए एक लॉबिंग का भी जो है इसको लॉबिंग की नज़र से इसको जो है वो देखा जा रहा है। ये काफ़ी हद तक इसको लॉबिंग की नज़र से ज़रूर देखा जा रहा है, और उनके अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात किसी से पोशीदा नहीं है, चाहे वो 99 हो चाहे बाद में हो, और वो शरीफ ख़ानदान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात थोड़ी सी बढ़ाइए प्लीज़। में से किसी को इबाम तो नहीं है कि उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं अरब ममालिक के साथ या सऊदी अरब के साथ। अभी पीछे जब वो उम्रे पे गए थे नवाज शरीफ, तब भी उनकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। तो इसलिए ये तो अगर उम्रे पर हो गई तो हज पर भी हो जाएगी, और उनके जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान और UAE के शाही ख़ानदान से उनके काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं, और ये आज से नहीं है, पिछले 2-3 दहाइयों से हम ये ताल्लुकात देख रहे हैं।
तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत में दोबारा फ़ाल हो रहे हैं, जैसे जैसे उनकी राहें जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि खुल रही हैं, दुनिया को भी नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ के लिए पाकिस्तान की सियासत में जो राहें बंद की गई थी वो अब दोबारा खुल रही हैं, वैसे वैसे दुनिया उनसे बात भी करेगी और वैसे वैसे वो अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग भी करेंगे। क्योंकि पहली चीज़ तो पाकिस्तान में ख़ुद को अपने लिए रास्ते खोलना था इंटरनेशनली, तो फिर दुनिया बाद में बात करती है जब वो देखती है कि आपके पाकिस्तान में रास्ते खुल गए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट कानून या आइन की तशरीह करता है, लेकिन वो कानून या आइन को रीराइट नहीं कर सकता। अब हमारा मसला ये है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट करना शुरू कर दिया है, कानून को रीराइट करना शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान के आइन और कानून में ये एक बहुत बड़ा इबाहम पैदा हो गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट कर दे या कानून से मुतसादम फैसला दे दे तो फिर कहाँ जाया जाए। अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो बिल्कुल एक ही बेंच के पास 70 मुकदमे लगा दे और बाकी सारे जजेस को OST बना दे और उनको मुकदमे ना दे 2-2 साल तक, तो फिर क्या किया जाए कि वो जजेस छुट्टी पे चले जाएं, वो चैम्बर वर्क पे चले जाएं, उनको सीनियर जजेस को साइड पे करके जूनियर जजेस के साथ अपने अहम फैसले करने लग जाए, तो फिर क्या किया जाए। मेरा मतलब है कि आप पार्लियामेंट पे तो बहुत सवाल उठाते हैं कि जी आधी पार्लियामेंट यहाँ मौजूद नहीं है। ये जमहूरियत का हुस्न है कि अगर एक से आधी पार्लियामेंट उठ के भी चली जाए तो बाकी पार्लियामेंट अपना काम करती रहती है और जमहूरियत चलती रहती है। ये मोहताज नहीं है जमहूरियत किसी एक सियासी जमात की कि वो होगी तो चलेगी, वो नहीं होगी तो जमहूरियत नहीं चलेगी, पार्लियामेंट नहीं चल सकती। और ये दिखाया गया है कि अगर आप डिक्टेट नहीं कर सकते पार्लियामेंट को, कलेक्टिव विजडम है, अगर आप चले जाएंगे तो वो अपना काम जारी रखेगी। लेकिन ये कौन सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल कौन उठाएगा कि जी आपने सीनियर जजेस को OST बनाया हुआ है, जो इख्तलाफी नोट देता है उसको आप दोबारा मुकदमा नहीं देते, आप जो हैं वो एक ही बेंच को 70 मुकदमे देते हैं और दूसरों को नहीं देते। और जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज ने कहा है कि आप कानून को मुअत्तल नहीं कर सकते, या मुस्तरद कर सकते हैं या मंजूर कर सकते हैं। अब आज आपने आगे मिलिट्री कोर्ट की बात करनी है। इस मुल्क में पहले एक अजीब मजाक हुआ कि पहले PTI ने दरख्वास्त दी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, फिर अदालत में दरख्वास्त दी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं, और ये दरख्वास्तें बैक वक्त अदालत के पास मौजूद थीं और उसने अपनी मर्जी से जो सही लगी वो सुन ली, दूसरी को डिस्पोज कर दिया। अब भी इमरान खान की एक दरख्वास्त कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 2020 से पड़ी है, और एक नई दरखास्त आ गई है कि सिविलियंस का नहीं होना चाहिए, जो काजी फायद ईसा ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी 2 दरखास्तें हैं। एक आपने 3 साल से सुनी नहीं है स्टे देकर, तो अब एक आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो वो चाहता है वो दरखास्त सुन लेता है, जौन सी उसने पहले दी होती है वो नहीं सुनता, क्योंकि अब वो नहीं चाह रहा कि उसकी वो दरखास्त सुनी जाए। और फिर हमें अतर कादमी साहब ये बताएंगे साथ साथ कि अब तो मखसूस बेंच वाला काम नहीं रहा, अब तो ये हो गया है, तो दुनिया ये नहीं मानेगी। ये दुनिया के सामने है कि आपकी मुतज़ाद दरखास्तें भी। मैं अतर काज़ी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जाऊंगी। जी अतर साहब। जी मुजम्मल साहब भी खुद जो मर्जी कानून बना दें, जो मर्जी फैसला दे दें, मैंने तो अपनी राय दी थी, मुजम्मल साहब ने तो उसके ऊपर फैसला सुना दिया। प्रॉब्लम ये है कि इस्तीफे जब दिए जा रहे हैं या इस्तीफे नामंजूर करने की दरखास्तें दी जा रही हैं, तो मुजम्मल साहब को ये भी याद होगा कि ये इस्तीफे मंजूर किस तरह हुए थे। वो मुबैना ऑडियो आपने भी सुनी होगी कि लंदन से मंजूरी करवा लेंगे कि किस हल्के की मंजूर करने इस्तीफे, किस हल्के में इलेक्शन करवाना है। तो प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ आप जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो आप इस तरह तासुर देते हैं कि जैसे ये स्कैंडिनेविया की पार्लियामेंट है, दूसरी तरफ जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप ऐसा तासुर देते हैं कि जैसे खुदा ना खास्ता ये कोई मोगादेशु में कोई कोर्ट है। अगर एक जज साहब का कोई मौकिफ है तो वो उनकी राय बड़ी मोतबर है, लेकिन जो 5-6 जज उस बेंच में बैठे हुए जिन्होंने उसको मुअत्तल किया है, क्या वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है? क्या वो आइन कानून को नहीं समझते? अगर हम 10 साल 15 साल सहाफत करके, कोर्ट रिपोर्टिंग करके या कोई और रिपोर्टिंग करके हम ये समझते हैं कि हम आइन और कानून को इतना समझते हैं, तो जिन्होंने सारी जिंदगी आइन और कानून पढ़ा है, दुनिया भर से उसकी तालीम हासिल की है, सारी जिंदगी उसको प्रैक्टिस किया है,
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लीव है, हमें उनको भी देना चाहिए। और तमाम जज साहिबान मोतबर हैं, जो भी जज साहिबान है सबकी राय मोतबर है और सब आइन मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। ब्रेक के बाद कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड आप कीजिएगा इसको। लेकिन दोनों की जो गुफ्तगू है उससे नजर ये आता है बिगाड़ दोनों साइडों पे है, चाहे आप जिस मर्जी का दिफा करें, बिगाड़ दोनों साइडों पे, और हमने उसको ठीक करना है, कोशिश करनी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुजम्मिल साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, मती साहब ने कहा वो भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। मुजम्मिल साहब पहले जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर लें, फिर मती साहब की तरफ आती हूँ। देखें अतर कादमी साहब, ये जो निज़ाम इंसाफ होता है ना, ये यकसा निज़ाम इंसाफ होता है कि अमीर और गरीब, मकबूल और गैर मकबूल, काले और गोरे, सब के लिए बराबर होता है। इसमें फेवरेटिज्म जब आता है तो ये निज़ाम इंसाफ का निज़ाम नहीं रहता। सवाल ये है कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को सस्पेंड किया और उसके बाद उसको अगस्त तक मुलतवी कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते उसको डिसाइड करना, आप अपना टेन्योर गुजारना चाहते हैं। आप मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा डेली सुनना चाहते हैं और आपने कहा मैं मंगल को इसका फैसला सुनाना चाहता हूं। क्यों? आपके पास मिलिट्री कोर्ट्स की दरखास्तें 2020 से पेंडिंग पड़ी हैं, स्टे ऑर्डर दे के आपने दोबारा 3 साल से लगाई नहीं। वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं जिनकी 3 साल से आपने स्टे देकर उनको जेल में रखा हुआ है और उनकी दरखास्तें आप सुन नहीं रहे हैं। और ये चिल्ड्रन ऑफ अपर गॉड हैं जिनकी आपने कहा है मैं डे टू डे सुनकर फैसला करूंगा। ये कोई स्कैंडिनेविया या मोकोदाशिया के गॉड की अदालतों की बात नहीं है, ये यकसा निज़ाम इंसाफ की बात है कि आपने बराबरी पर इंसाफ करना है। जब ये नजर आएगा कि आप किसी को गुड टू सी यू कहते हैं और किसी को हेट टू सी यू कहते हैं, तो फिर आप मुनसफ की जितनी मर्जी आला कुर्सी पर बैठे हों, आपका किरदार सबके सामने है। भाई वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप फैसला करें प्रैक्टिस। जरा इजाजत दीजिए मुजम्मिल साहब, जरा इजाजत दीजिए, आप जरा इजाजत दीजिए। मैं जरा मती साहब का भी पॉइंट, मती साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाह रही हूँ। मती साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि बात ये नहीं है कि जिसने 15 साल 16 साल कोर्ट रिपोर्टिंग की है या नहीं की तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है या जज जिन्होंने सारी उम्र कानून में गुजार दी है। पहली बात तो ये है कि राय देना हर एक का हक है, और ख़ास तौर पे अगर एक जर्नलिस्ट जो कि 26-27 साल से सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में बैठ के इन जजों की वकालत से लेके इनके बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस तक इनके कैरियर पे नज़र रखता है, तो उसका राय देने का हक है बनिस्बत उस शख्स के कि जो महज टीवी स्टूडियोज़ में बैठ के, जिसने 15 मिनट के लिए भी कमरा अदालत की शक्ल ना देखी हो, वो बैठ के किसी ख़ास मखसूस ग्रोह या ग्रुप को डिफेंड कर रहा हो, उससे तो फिर भी बेहतर है वो शख्स के जो कमरा अदालत में जिसने अपनी उम्र गुजारी है, चाहे बतौर रिपोर्टर ही क्यों ना हो, तो उसकी राय यकीनी तौर पे उसको संजीदा लेना चाहिए। अगर यही फार्मूला अपनाया जाए कि किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा उम्र एक ख़ास शोबे में गुजारी है, फिर तो हम इमरान खान पे भी तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि 22 साल से अब तक 26 साल की जदोजहद उनकी हो गई है, तो इसलिए हमने तो सियासत नहीं की, तो हमें क्या ज़रूरत है इमरान खान की सियासत पे तनकीद करने की। फिर तो अतर काज़मी साहब को भी तज्ज़िया नहीं करने चाहिए क्योंकि वो सियासतदान तो है नहीं, वो तो ख़ुद को साफ़ी कहते हैं और तज्ज़ियाकार कहते हैं, तो फिर तो किसी को भी किसी के ऊपर राय नहीं देनी चाहिए। तो ये जो अप्रोच है कि कोई शख्स जो है या कोई जजेस के जो फ़ैसले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राय आनी चाहिए, चाहे वो एक साइड की है या दूसरी साइड की। राय को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि कोई राय देने का हक नहीं रखता, और ख़ास तौर पे उस शख्स के मुकाबले में जिसने सारी उम्र कानून की डिग्री पढ़ी है। अब राय देने का हक तो यहाँ पे तो वो लोग जिन्होंने कानून की डिग्री नहीं पढ़ी, जो FA पास हैं, वो 10-10 12-12 साल इस मुल्क में हुकूमत करते रहे, उस पर तो अतर काज़मी साहब या जो भी दूसरे सियासतदान हैं वो तो 1 पेज पे रहने पे फ़ख्र महसूस करते रहे उनके ऊपर। तो यहाँ पे तो ऐसे लोग भी जो हैं राय साजी करते रहे कि जिन्होंने सिर्फ LLB की डिग्री ले ली है, जाली डिग्री लेके वकालत की है और जज भी बने हैं, और वो इस मुल्क और कौम के फ़ैसले भी करते रहे हैं। वो जज भी फिर माशाल्लाह से उनका भी एहतराम करना चाहिए और उन जजों का भी एहतराम करना चाहिए बकौल अतर काज़मी के जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया, फिर तो उनके ऊपर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा
बर्दाश्त और थोड़ा सा राय दूसरों की जो है उसको अकोमोडेट करने का थोड़ा सा पेशेंस जो है ज़रूर डेवलप करनी चाहिए। आप लाजमी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं अख्तर साहब? जी, मैंने क्या राय देनी है? मेरा नाम लेके दोनों मौजूद शख्सियात जो मसलसल अपनी राय दे रहे हैं, तो मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया था, तो मेरी राय भी यही दे दें, इसलिए कि इनको पता है कि मैं ये भी ये समझता हूँ, वो भी गलत समझता हूँ, तो उन्होंने मेरी राय दे दी है, तो थैंक यू। मेरी राय भी दे दें। Let's agree to disagree. Let's just leave it at that. नहीं, उन्होंने बता दिया कि मेरी सोच क्या है, मैं भुट्टो साहब के बारे में क्या सोचता हूँ, इसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो वो सारा तो इनको पता है, तो फिर तो मेरी राय देने का क्या फायदा। अच्छा, मुझे चले मैं आपसे अगले उस पर चलती हूँ। अब मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला है, ये कहा जा रहा है कि ट्यूसडे को जो है वो मुतवक्के है, वो एक्सपेक्टेड है। क्या आपका एनालिसिस क्या है कि हम क्या देख सकते हैं, बेयरिंग इन माइंड 2020 से जो इख्तिलाफी नोट की जो बात हो रही है, काजी फैज़ ईसा साहब का जो नोट है उस पर जो बात हो रही है, फिर साथ ही साथ जिस तरह अपने इस वक्त अभी तक जो चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, 11/6 के जो वो बेंच था उसमें चीफ जस्टिस साहब शामिल थे जब APS का वाक़या हुआ। बेयरिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, आप क्या समझ रहे हैं, क्या आ सकता है फैसला? देखिए, जो कोर्ट में होता है ना, मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग की है। मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ है, मैंने 3-4 ममालिक में जो ना कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके ओल्ड बेली तक, सुप्रीम कोर्ट तक, यूरोपीय जो कोर्ट है उस तक, मैंने उस सब की हेयरिंग भी देखी है और उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत जो है पता है कि कोर्ट्स में क्या होता है, हर कोई अपनी अपनी राय देता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें जो भी फैसला आएगा, देखिए अपने अपने आर्गूमेंट रखे जाते हैं दुनिया भर में। देखें ना, जिस तरह आलमी अदालत इंसाफ में वो मामला गया था जिसमें भारत के जो वकील ने हमारे वजीर आजम साहब का बयान चलाया था बतौर सबूत, नवाज शरीफ साहब का खलबोशन की वो सफाई के तौर पे, याद होगा पूरी कौम को कि उसने कहा था कि देखिए ये तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था। तो वहां पे आप उधर क्या कोई आर्गुमेंट रखेगा, कोई क्या चीज पेश करेगा, तो वो जिसका आर्गुमेंट बेहतर होगा, जो जजेस को कन्विंस कर सकेगा, वो जीत जाएगा, उधर उसके हक में फैसला आ जाएगा। देखिए, ये अब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग यहाँ पे नहीं हो रही कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि मेरा मौके दुरुस्त है। ये एक तरह से लिटिगेशन हो रही है। ये आप इसमें सिविल टोर्ट तो नहीं, पर ये एक तरह से लिटिगेशन है। जो प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा शो कर देगा कि जनाब ये मोर देन लाइकली देन नॉट, वो उसके हक में केस आ जाएगा। तो अब ये जो अपना अपना आर्गुमेंट वहां पे पेश करेंगे। और दूसरी बात ये कि माजी में जो अदालतें वगैरह बनाई गई थी फौजी, एक तो आईनी तरमीम के जरिए बनाई गई थी उस दौर में, और बाद में वो आईनी तरमीम लैप्स हो गई थी। अब ये जो इसमें इशू यहाँ पे ये है कि बहुत सारे सियासी मुखालफीन को टारगेट किया जा रहा है। तो सियासी मुखालफीन को इस तरीके से फौजी अदालतों के जरिए, उनके मुकदमात आर्मी एक्ट के जरिए, ये भी क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा यहाँ पे डायकोटमी भी नजर आती है कि आज एक पार्टी के सरबराह जो 2020 में जिनकी तरफ से ये गई हुई थी, पिटीशन गई हुई थी कि इनको इस्तेमाल होना चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स को इस्तेमाल होना चाहिए, फैसले भी जो हैं गालिबन आई थिंक कोई 200 केसेस भी चले हैं तब से लेके अब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग vis-a-vis द नंबर। जस्टिस वकार सेठ की एक जजमेंट है जो कि फौजी अदालतों की सजाओं को उन्होंने ख़त्म किया था। और उसके खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने अपील की थी और कहा था कि फ़ौजी अदालतों की जो सज़ाएं हैं उनको बहाल किया जाए और वो बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक दी गई हैं। तो उसमें तो इमरान खान ने भरपूर दिफा किया था फ़ौजी अदालतों का सुप्रीम कोर्ट में। तो वो अभी तक वो केस नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें जो अब हुकूमत की क्या पोजीशन है वो भी अब देखने वाली हो। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मुज़म्मिल साहब की तरफ जाएंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मुज़म्मिल साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ट्यूसडे वाले फैसले के हवाले से, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो बेंच है ये मुतनाज़ हो चुका है, और इसका फ़ैसला उतना ही मुतनाज़ होगा जितना 14 मई के इंतखाबात पंजाब में मुतनाज़ था, या बाकी जो इसके मुतनाज़ फ़ैसले हैं बेंचेस के, उमर अता बंदियाल साहब के, जिन पर बाद में अमल दरामद नहीं हो सका। इस फ़ैसले पर भी ये जो भी फ़ैसला कर लें उस पर अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो इनकमिंग चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि ये बेंच आइनी और कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ और ये सुन नहीं सकता है।
और जब वो आ जाएंगे 16 सितंबर को, तो मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई नल एंड वाइड हो जाएगी और ये अपनी जगह ये कोई भी केस खड़ा नहीं रह सकेगा। लिहाजा मुझे लगता है कि ये जिस तरह सब समझा रहे थे चीफ जस्टिस साहब को कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन वो बजिद थे कि मेरा फ़ैसला इन फील्ड मौजूद है जिस पर पार्लियामेंट ने उसको अमल दरामद नहीं होने दिया। अब भी मैं समझता हूँ अगर मंगल को ये कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं जो आइन और कानून से मुतसादम होगा या जो इस वक्त राय है हुकूमत की उससे मुतसादम होगा, तो उस पर नई कानून साजी हो जाएगी फौरी तौर पे। और अगर सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह कोई री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ करना भी चाहेगी मिलिट्री एक्ट के तहत, या कोई भाम या कोई चीज़ करना चाहेगी उस हवाले से कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, और एक सियासी जमात को फ़ायदा देना चाहेगी उसके ऊपर, क्योंकि ये भी तो सवाल है ना कि जस्टिस वकार ने जिनकी सज़ाएँ मुअत्तल और ख़त्म की, आपने उन पर स्टे दे के उनको आज तक जेल में रखा हुआ है और उनकी हेयरिंग भी नहीं करते हैं, और एक जो अभी जिनका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ उनकी आप डे टू डे हेयरिंग करते हैं। क्या वो जिनकी सज़ाएँ मुअत्तल हो गई थीं और उन पर आपने स्टे दे के उनको जेल में रखा हुआ है, वो पाकिस्तान के कमतर शहरी हैं, और ये जो 9 मई के खसूसी लाडले हैं ये पाकिस्तान के अफजल शहरी हैं जिनकी ज़्यादा जल्दी सुनी जानी ज़रूरी है, और उनकी अदरीस खटक और उन सब की सुनी इसलिए नहीं जानी चाहिए कि उनके शनाख्ती कार्ड का रंग कोई और है और इनके शनाख्ती कार्ड का रंग कोई और है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी केस नहीं सुन रहा और इनके केस जो है वो रोज़ सुनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा लाडले बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी जेलों में सड़ते भी रहें, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। ये रवैया हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा फैसला आया भी तो उसके ऊपर कानून साजी हो जाएगी फौरी तौर पे। दोनों हाउसेज से कायम मुकाम सदर मौजूद हैं, वो सदर उसको साइन भी हो जाएगा। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल 9 मई के मुल्ज़मान को ख़त्म कर देगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर नई कानून साज देखें ना, जैसे 14 मई के लिए पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया ना कि पैसे रोके, जिसके आगे बंदियाल साहब बेबस हो गए, कुछ नहीं कर सकते थे वो पार्लियामेंट के आगे, बेबस थे। जितनी मर्जी लूली लंगड़ी ये पार्लियामेंट थी, वो पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट का नोटिस तो नहीं दे सकते थे कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए हैं। हुकूमत को तो दे सकते थे, पार्लियामेंट को तो नहीं दे सकते थे, लिहाजा खामोश थे। इसी तरह इसकी राह में भी मुझे लगता है कि हम अगर इन्होंने मंगल को कोई एडवेंचर किया तो हम नेक्स्ट वीक में इस पर वाज़े कानून साजी देख लेंगे। अच्छा अतर काज़मी साहब, चले बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, बट जितनी इस वक्त महाजराई बढ़ चुकी है, और अगेन आप बात अगर करें कोर्ट की बात करें, तनकीद कोर्ट पे भी हो रही है, तनकीद पार्लियामेंट पे PDM पे भी हो रही है, इस सब में नुकसान जो है वो मुल्क का ही हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कहते हैं जी वो आनी चाहिए, वो कहीं से नहीं आ रही अभी भी। मतलब अगर इस पर्टिकुलर केस को भी देख रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला भी, तो अनप्रेसिडेंटेड नज़र आता है कि कोई साइल जो है वो जाके चीफ जस्टिस से चेंबर में मिले जाके और अगले दिन ये भी कह दे जी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इस पर आप लार्जर बेंच बना दें। फ्लिप साइड पे जिस तरह कानून साजी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक हो रही है वो भी हमें नज़र आती है, तो फिर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आती हमें नज़र नहीं आ रही, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। देखिए सिचुएशन तो यकीनन आइडियल नहीं है, लेकिन देखें जो कोर्ट के हवाले से हम तबसरे करते हैं और हम ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो बड़ी सुप्रीम है। जो बरतानवी पार्लियामेंट है ना, बरतानिया में कोई लॉ नहीं है, बरतानिया में आईनी रवायात हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी लॉ पास कर देते हैं। उसके वजीर आजम ने जो मेजॉरिटी में था उसने पार्लियामान का इजलास मुलतवी कर दिया कि जनाब ये जो ब्रेग्जिट के मामले पे हम इजलास को प्रोवोक कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर कानूनी है, ये तुमने क्यों इजलास मुलतवी किया, कि पार्लियामेंट का इजलास उन्होंने दोबारा बुलवाया। तो ये जो असर दिया जा रहा है। और दूसरा देखें अदालतों के हवाले से हम लोग तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना। मेरा इशू ये कि तबसरा हम जरूर करें, हम कहें एडवेंचर, हम उनको कह रहे हैं। अदालतों के हवाले से आप कोई भी लॉ उठा के पढ़ लें, और जो देखने वाले हैं वो एक मकेन्स एसेंशियल लॉ अबाउट जो है कोर्ट रिपोर्टिंग है वो पढ़ लें। आप कंटेम्प्रेरी रिपोर्टिंग करते हैं, थोड़ी सी राय देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मिलाइन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, या अगर हमारा ये रवैया होगा कि हम जजेस को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना देंगे, पार्लियामान को भी कंट्रोवर्शियल बना देंगे, सबको भी कंट्रोवर्शियल बना देंगे, कुछ भी आइडियल नहीं है। कुछ भी आइडियल नहीं है। सबने अपने आप को खुद ही कंट्रोवर्शियल बनाया है। देखिए इवन जजेस जो हैं वो बाकायदा कुछ भी आइडियल नहीं है ना। मैं अगर काइंडली बात अपनी कुछ भी आइडियल नहीं है।
कुछ भी आइडियल नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल पिछली हुकूमत में भी थे, इमरान खान की हुकूमत में भी थे, उससे पिछली में भी थे। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि क्या हमने चीजों को ऐसे लेके जाना है? अगर 2 साल पहले किसी के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई थी तो क्या वो ये जवाज है कि अगर अभी किसी के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है तो हम उसको जवाज बना के दें? मैं ऑन रिकॉर्ड जो है, लेकिन जवाज बनाने की तो बात नहीं है, इसमें तो पिक एंड चूज है कि वही लोग जो एडवोकेट कर रहे थे कि जी ये चीज होनी चाहिए, आज आप ये वो तो पिक एंड चूज कर रहे हो, तो खुद पिक एंड चूज कर रहे हैं। मसला ये ना कि हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंस होना चाहिए ना, प्रिंसिपल स्टैंस होना चाहिए। अगर पिछले दौर के अंदर ये मैंने मुतअद्दिद बार, आज पहली दफा मैं मती साहब के मुंह पे कह रहा हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में कहा था और उस वक्त भी कहा था और मुतअद्दिद बार कहा था कि कैसे हो सकता है कि इस्लामाबाद से आप मती उल्लाह जान को उठा लें या तूर के ऊपर तशद्दुद हो। तो अब अगर उस वक्त वो गलत था तो इस वक्त किसी के साथ हो रहा है वो भी गलत है ना। मैं जरा मती साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्लियर होना चाहिए, वो गलत कर रहे हैं कौन की चीज। ठीक ठीक जी। लेकिन पहली बात तो यह है कि यहाँ पे हमारे जजेस जो हैं वो अपने बच्चों को भी लंदन और अमेरिका में पढ़ाते हैं, वो ख़ुद भी लंदन और अमेरिका से पढ़ के आए होते हैं, बैरिस्टर कहलाते हैं अपने आप को, मगर यहाँ अदालतों में बैठ के वो रिमार्क्स से ज़्यादा वो ऐसे बयानात देते हैं और ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं सियासतदानों पे जो फ्रीकैन को तो ज़ेब देते हैं मगर जजेस को नहीं। यहाँ पे ट्रायल से ज़्यादा मीडिया ट्रायल होता है, टिकर्स चलते हैं, रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन और कहा जाता है सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, और फिर जजमेंटों में सियासतदानों के बारे में इतनी बुरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मेरे ख्याल में अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को हाईलाइट करें। हम खामोश नहीं रह सकते सिर्फ इसलिए कि किसी का खुद साख्ता जो है साख या किसी इदारे की वो मुतासर होती है। और ये चीज़ हमने सीखी है ख़ास तौर पे फ़ौजी हुक्मरानों के दौर में जब अदलिया को इस्तेमाल किया गया। अब जैसे पनामा बेंच वाले मामलात हैं वो देख लें कितने मतनाज़ा तरीके से चलाए गए और आज हम किस हाल में पहुँचे हुए हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मंगल को आप बार बार पूछ रही हैं कि क्या फ़ैसला आ सकता है। मेरे ख्याल में आर्मी एक्ट की जो शिक है उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ही पुरानी है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ की या दूसरी बैरिस्टर एतजाज़ की दरख्वास्तों का ताल्लुक है तो उन दरख्वास्तों में भी सिर्फ इस हद तक वज़न है कि जो आर्मी एक्ट की जो मुतलका शिक्के हैं अगर उस पर उसका इतलाक़ भी होना है तो उसको शफाफ तरीके से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए कोई रानमा असूल, कोई फ़िल्टर, कोई गाइडलाइन ज़रूर मरतब करेगी जो मैं भी समझता हूँ कि ज़रूरी करना चाहिए। चलो रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है ट्यूसडे को, सब ऑल आइज़ आर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं होने क्या जा रहा है। मती उल्लाह जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुज़म्मिल साहब आपका और अतर काज़मी साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।